तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू हीरोन्स क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने पिछली वीडियोस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्शिया और न्यूटन सेकंड लॉ को अच्छे तरीके से समझा था। उसके डिराइवेशन को भी हमने बहुत ही बखूबी जाना था। अगर आप उस वीडियोस को मिस कर चुके हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे विजिट करो और देखो, अदरवाइज तुम्हें 9th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ और दूसरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यूँ तो ये दोनों ही आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ से ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ पाएंगे। तो अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में थोड़ा सा जानें तो जानना क्या है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो बंदा फिजिक्स कभी जिंदगी में ना पढ़ा हो वो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में जानता है। कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, उससे न्यूटन्स थर्ड लॉ पूछोगे वो आराम से बताएगा कि अगर कोई एक्शन है तो वहाँ एक रिएक्शन भी होने वाला है। किसी बच्चे से पूछा जाए तो एक बच्चा जिसे उतनी समझ नहीं है फिजिक्स की, वो तुम्हें इतना ही कहेगा कि अगर मान ली जाए तुमने उसे 2 घूंसे मार दिए तो बदले में वो भी तुम्हें 2 घूंसा लगा देगा, और इसे वो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है। किसी बच्चे से पूछा जाए न्यूटन्स थर्ड लॉ है तो वो ऐसा भी कह सकता है कभी कभी कि मैं दरअसल कुछ नोट्स बना रहा था, बगल वाले लड़के ने मेरे कॉपी में बुकड़ डाला तो मैंने भी उसकी कॉपी में चंद लाइनें लिख डाली, लनपत कुछ भी लिख डाली, मैंने भी उसके पेज में बुकड़ डाला। तो ये क्या है? ये एक्शन है और मैंने उसका एक रिएक्शन उसे दिया। कहीं बाजार में कोई बंदा जा रहा था, उसे 1-2 घूंसे लग गए, किसी ने आए और 2 घूंसे लगा दिए, बदले में उसने भी 2-3 झापड़ रसीद दिया और कहा कि ये देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ है। पर दरअसल न्यूटन्स थर्ड लॉ इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं कि हाँ एक एक्शन आई और एक रिएक्शन हुई, अब बस एक्शन का एक रिएक्शन होता है इसलिए इसे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं। नहीं, सिर्फ इतना नहीं होता है। ये तो पता है कि एक एक्शन होगी तो एक रिएक्शन होगी ही होगी, बिल्कुल ऐसा न्यूटन्स थर्ड लॉ में कहा गया है। पर क्या आप जानते हैं कि इस रिएक्शन का नेचर क्या है? यूं तो ये दोनों ही फोर्स हैं, कहेंगे ना हम, यूं तो ये दोनों ही क्या हैं? फोर्स हैं। ये दोनों ही फोर्स हैं। इसे हम F1 मान लेते हैं और इसे रिएक्शन में जो लगने वाला फोर्स है इसे हम क्या मान लेते हैं? F2 मान लेते हैं, ठीक है, F2 मान लेते हैं। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए, एकदम सेम। अब मान के चलो आपने एक दीवार पे मुक्का मारा, जैसे कि ये मेरा बोर्ड है, मैं इस पे अगर एक पंच करता हूँ तो मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, अपने तरीके से इस पे फोर्स लगाया। हो सकता है मेरे पाम में भी थोड़ी चोट लगे, जो मेरी फिस्ट है यहाँ पे चोट आए, क्यों? क्योंकि बोर्ड भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ तो 10 न्यूटन बोर्ड भी लगाएगा। अगर आप में क्षमता है 10 न्यूटन झेलने की तब तो दर्द नहीं होगी, अगर नहीं है तब दर्द हो जाएगी, मुझे तो दर्द हो जाएगी। अब देखो ये वॉल पे कोई इंसान पंच करता है, तो अपने तरफ से एक फोर्स लगाता है जिसे हम एक्शन कहते हैं। ये F1 लगाया गया है इस वॉल के ऊपर। तो उधर से भी एक दीवार लगाएगी फोर्स जिसे हम कहेंगे F2 लगाएगी। पर क्या ये दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं। यहाँ पे आता है एक लॉजिक कि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। और फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है। तो अगर हम इस डायरेक्शन को मान ली जाए, मैं अपने लगाए गए डायरेक्शन को सही मानता हूँ, वैलिड मानता हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए पॉजिटिव है, ये मेरे लिए क्या है? पॉजिटिव है। और जो दीवार की तरफ से लग रही है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो उसको नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे, तो उसके लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो उसने भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, लेकिन अंतर क्या है? उसके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स -10 न्यूटन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये -10 न्यूटन ये +10 न्यूटन से कम है, नहीं, ये दोनों फोर्स बराबर हैं आपस में। माइनस क्या बतला रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर स्ट्रेंजली इसे देखा जाए तो देखो समझ में आएगा ये कि F2 जो है वो नेगेटिव है। F2 क्या है? नेगेटिव है। और यहाँ से अगर हम ऐसे करें, एक इक्वेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा कि x इक्वल अगर -y हो तो x + y इक्वल क्या हो जाती है? 0 हो जाती है ना। तो अगर मैं इसके लिए कुछ मुझे लिखना हो तो मैं इसके लिए ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर F1 है और -F2 को इधर लाया जाए तो F1 + F2 क्या हो जानी है? F1 + F2 हो जानी है 0। इस चीज़ को याद रखना। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई एक इंसिडेंट हो रही है, इस चीज़ को मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मैं इसे घटना नहीं कह सकता हूँ? एक घटना जो घटित हुई, इंसिडेंट, उसमें क्या हो रहा है? एक एक्शन का पेयर बन रहा है और एक रिएक्शन बन रहा है। एक ऐसी घटना जिसमें एक्शन भी हो रहा है और रिएक्शन भी हो रहा है, और एक्शन रिएक्शन के इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में।
तो ये एक सिस्टम है, एक इंसिडेंट है जिसमें अगर हम दोनों तरफ के फोर्सेस को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमेशा एप्लीकेबल होगा, हमेशा एप्लीकेबल होगा। किसी भी दुर्घटना में जब वर्क होता है, एक फोर्स लगता है तो उसका एक अपोजिट फोर्स भी लगता है, और ये दोनों फोर्स को जोड़ा जाए तब क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसी थ्योरी को यूज करती है, इसी इक्वेशन को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। जब तक तुम्हारा ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, क्लियर नहीं है, न्यूटन्स थर्ड लॉ अच्छे से क्लियर नहीं है, तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कर तो लोगे लेकिन रट के कर लो। तुम एग्जाम में मार्क्स ले तो आओगे लेकिन वो तुम्हें हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट पे पकड़ ऐसी बनानी है जो हमारे आम जीवन में भी काम आए और हमारे एग्जाम में भी काम आ जाए और आगे भी काम आते रहे, ताकि उससे हम और कुछ सीख पाए। हमेशा ये मोटिव लेके चलना है, ये नहीं कि बस पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। ये आ गई तुम्हारी न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसे हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि नेट फोर्स जो होती है, नेट फोर्स दोनों को अगर जोड़ के लाया जाए तो किसी भी एक एक्शन और रिएक्शन वाले इंसिडेंट में, घटना में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, कंजर्व्ड हो जाएगी। जब ये 0 आता है ना तो आप इसे कह सकते हो कंजर्व्ड हो गई, कंजर्व्ड। ठीक है, इसे हम बाद में समझेंगे कि कंजर्व्ड मतलब क्या होता है। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो इसमें मोमेंटम नाम तो आप सुन रहे हैं, मोमेंटम के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना। अदरवाइज मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा समझो कि अगर कोई बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास है और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और वो दौड़ रही है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो एक मोमेंटम है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अच्छे तरीके से समझते हैं। हेडिंग डाल दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन दिख रहा है सबको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया अगर ये वीडियो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया, नहीं तो दिक्कत है तो जरूर कमेंट में लिखना। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। मान के चलो एक चमचमाती हुई गाड़ी आ रही है, चमचमाती हुई गाड़ी, कोई सस्ती गाड़ी नहीं लेनी, महंगी गाड़ी ले लेनी है। ठीक है, अब बना रहे हैं तो कोई महंगी गाड़ी ले लेता है, क्या दिक्कत है, खरीदना थोड़ी है। ये एक महंगी गाड़ी ले ली गई, लग रही है, फील आ रहा है, महंगी है, लग तो रहा है। ठीक है, अब इस गाड़ी की अपनी एक मास होगी, कुछ ना कुछ मास तो होगा इस गाड़ी का, m1 होगा। ये गाड़ी जब आपने देखा पहली बार तो इसकी कुछ रफ्तार होगी जिसको आप u1 कहोगे, इनिशियल वेलोसिटी लेना है। जब आपने पहली बार देखा ना गाड़ी को तो एक इनिशियल वेलोसिटी होगी जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रही है। अब एक और गाड़ी ले लेते हैं, उधर से एक और चमचमाती हुई गाड़ी आ रही है, इससे भी शानदार गाड़ी। अब मुझे शानदार गाड़ी बनाना पड़ेगा, देख लेते हैं कैसे बनाए शानदार गाड़ी। ऐसे ब्लैक से बना लूँ, ये देखो बन रही है शानदार गाड़ी, या फिर और ख़राब बन गई, और ख़राब बन गई। ठीक है, ये देखो ये शानदार गाड़ी एकदम लैम्बोर्गिनी की तरह आ रही है, ऐसे इस तरफ आ रही है। अब सोचो इसकी भी तो मास होगी ना कुछ ना कुछ। अब ऐसा तो नहीं कि इसकी जितनी मास है उतनी ही इसकी हो, नहीं होगी, तो इसको मैं 2 ले लेता हूँ। क्यों मैं 1 2 ले रहा हूँ, मैंने इस गाड़ी का नाम रख दिया कि ऐसा है कि इस गाड़ी का नाम आप 1 ले लो और इस गाड़ी का नाम आप क्या रखो, 2 रखो। गाड़ी का नाम अपने मन की मर्जी कुछ भी रख लेते हैं। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 होगी, उधर से आ रही है एक गाड़ी, अपनी रफ्तार से आ रही है। अब दोनों के ड्राइवर अगर अच्छे नहीं हुए और किस्मत खराब रही तो दोनों गाड़ी आपस में टकरा भी सकती है, ऐसा हो सकता है ना। मैं इमेजिन करता हूँ कि गाड़ी टकरा गई, ठीक है, गाड़ी ऐसे, ये आई ऐसे और उधर से वो भी गाड़ी आई इस तरह से, वही गाड़ी बन रही है ना, दूसरी गाड़ी तो नहीं आ गई। ठीक है, वही गाड़ी आई और टकरा गई। टकराने के बाद क्या होगा, कोलिजन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टकराने के बाद विस्फोट होगा, कोलिजन हुआ, कोलिजन। अब सोचो गाड़ी जब टकरा गई होगी तब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई होगी। तुम्हें तो दिखेगा ना कि वेलोसिटी चेंज हो गई, जिस रफ्तार से आ रही थी अब रफ्तार उसकी वो नहीं रहेगी। टकराने के बाद हो सकता है ये अलग हो सकता है अलग हो, टकराए, झटका लगा, झटका लग के अलग हो गई तो इसकी कुछ रफ्तार बन जाएगी, इसकी कुछ होगी। तो जो तुमने अंतिम बार जो रफ्तार देखा होगा ना दोनों का, वो फाइनल वेलोसिटी लेना। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं, v2। ये जो तकलीफें हैं ना मैंने मार्कर चेंज करने की तुम्हारी वजह से ले रहा हूँ मैं, तो आराम से समझना, अंत तक देखना। इसकी v1 हो गई, v2 हो गई। अब तुम सोचो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है,
जब ये टकराया होगा तो कुछ समय लिया होगा इसने, एक समय तो जरूर लिया होगा इसने, एक टाइम लिया होगा। अब टकराने के समय दोनों के द्वारा जो लिया गया समय होगा वो तो बराबर होगा। तुमने बाजार की सैर की, किसी से तुम भिड़ गए, दोनों में खूब पटकम पटकी हुई, लड़ाई हो गई, तो जितने वक्त तक तुम उससे लड़ रहे थे उतने वक्त तक वो भी तुमसे लड़ रहा था। ऐसा थोड़ी था कि 4 मिनट तुमने लड़ाई की तो 2 मिनट ही लड़ाई कर पाया, वो फिर बाकी बैठा था, वो भी तो अपनी तरफ से कोशिश करेगा ना। तो जब टकराव होती है तो जितनी देर ये टकराव में रहा उतनी ही देर ये भी टकराव में थी, तो दोनों के लिए समय क्या होगा, बराबर होगा। T1 T2 का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ T होगा। अब सोचो वेलोसिटी में परिवर्तन एक समय के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी U2 से V2 हो गया एक समय के रिस्पेक्ट में। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। मैं ऐसा बिल्कुल कह सकता हूँ कि इस गाड़ी की अपनी एक एक्सेलरेशन होगी A1 और इस गाड़ी की अपनी एक एक्सेलरेशन होगी A2। बोर्ड बस अच्छे से देखते चले जाओ। अब देखो, अगर इसके पास मास है और एक्सेलरेशन है, इसके पास भी मास है और एक्सेलरेशन है, तो फोर्स के बारे में हम क्या समझते थे, फोर्स इक्वल होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी के पास मास भी है और एक्सेलरेशन भी है तो वो क्या लगाएगी, वो लगाएगी फोर्स, लगाएगी वो फोर्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि इसके द्वारा भी एक फोर्स लगा और इसके द्वारा भी एक फोर्स लगा और टकराव हुआ, तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। मान के चलो ये एक्शन किया, ये रिएक्शन किया, तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो वैसे केस में हम क्या लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे F1 जो होगा इसके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स वो किससे होगा, बराबर होगा किसके, इसके द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स के, F2 के। अब एक और चीज़ क्या लेना है, मिस यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन को, मान लीजिए तुम गाड़ी पे बैठे हो तो तुम्हारे हिसाब से तुम उधर जा रहे थे, तुम तो सही हो कि तुम उधर जा रहे थे, पर ये गाड़ी तुम्हारी उल्टी दिशा में आ रही थी, तो तुम क्या कहोगे, ये उल्टा दिशा में आ रहा है, मैं तो सीधा जा रहा हूँ। तो जो सीधा है वो प्लस ले लेते हैं, जो उल्टा है वो माइनस ले लेते हैं। इसके लिए मैंने माइनस ले लिया। तुम अगर इस तरफ होते तो तुम्हारा प्लस होता, इसका वाला माइनस हो जाता, पर अभी मैं इस तरफ हूँ, मैंने लिख लिया ऐसा ही क्वेश्चन। ये आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा, यही लगाना है बस। अब देखो F1 को क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, M1 इंटू A1 इक्वल माइनस F2 को ऐसा भी लिखा जा सकता है, माइनस M2 इंटू A2, ऐसा लिखा जा सकता है। एक और चीज़ देखना, एक और हमारे पास फॉर्मूला है कि A का फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस U बाई टी, इतना होता है, V माइनस U बाई टी। क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता हूँ, M1 इंटू, अब देखो इसके लिए, इस बॉडी के लिए V कितना है, V1 है, माइनस इसको थोड़ा सा और इधर करके लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं M1 इंटू V1 माइनस U1 बाई टी। T1 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों के लिए टाइम सेम है, यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं माइनस M2 इंटू V2 माइनस U2 बाई टी। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। अब सोचो अगर टाइम दोनों के लिए सेम है तो टाइम तो कट जाना चाहिए, बिल्कुल कटेगा। ये टाइम कट जाएगा, ये टाइम और ये टाइम कट गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बन गया M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस M2 V2, माइनस और माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, M2 U2। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या? इसी चीज़ को मैं इधर उधर कर सकता हूँ। जैसे समझो यहाँ पे माइनस M2 V2 है, तो अगर मैं इधर लिखूँगा तो प्लस M2 V2 आ जाएगा ना। तो मैं लिख देता हूँ M1 V1, ये माइनस वाले टर्म को इधर ला रहा हूँ, ध्यान से देखना, प्लस M2 V2 हो जाएगा, अब इक्वल। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे जो माइनस M1 U1 है ना, माइनस U1 है इस तरह से, माइनस M1 U1, इस टर्म को देखो, अगर उधर भेजूंगा तो प्लस में हो जाएगा, लिखो प्लस में M1 U1, और उधर क्या है, प्लस M2 U2, ऐसे दिख रहा है। ये चीज़ क्या तुम्हें दिख रही है, बोर्ड में नज़र आ रही है या नीचे चला गया, देख लेता हूँ। हाँ नज़र आ रही है। अब देखो क्या इसी चीज़ को क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अच्छे से समझना। क्या इसी चीज़ को ऐसे नहीं लिखा जा सकता है कि हम M1 U1 प्लस M2 U2 को इधर लिखें, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि अगर A इक्वल B है तो B इक्वल A लिखा जा सकता है ना। ये बस ऐसे मैंने समझाने के लिए लिखा, ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो मैं करता हूँ उसी तरह से, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं M1 U1 प्लस M2 U2 को यहाँ लिख रहा हूँ। देखो
m1 और किनारे से लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। समझ में आ रही है आपको? m1v1 प्लस m2v2 को इधर लिख दिया। ये आपका जो इक्वेशन आया ये आखिरी इक्वेशन है, ये आखिरी इक्वेशन है। इसे क्या कहना है? ये VVI है। हर न्यूमेरिकल में आपको यही लगाना है, हर न्यूमेरिकल में आपको यही लगाना है जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आए। तो इसे समझ क्या सकते हैं? तो आप सोचो ये वाला टर्म क्या है, m1u1। हमें एक और फॉर्मूला देखना है कि मोमेंटम इक्वल क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और जब बात इनिशियल मोमेंटम की आती है तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाता है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। और जब बात फाइनल मोमेंटम की आ जाती है तब क्या होता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। बस इतना ही तो याद रखना है। सोचो ये m1u1 है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इनिशियल मोमेंटम है, पर किस बॉडी की, 1 लिखा गया है। हम ऐसा कहेंगे कि फर्स्ट बॉडी की, इस बॉडी की इनिशियल मोमेंटम प्लस ये क्या है, ये इनिशियल मोमेंटम तो है, u है लिखा हुआ, पर किस बॉडी की, उस बॉडी की, उस कार की। मैं अब कहूँगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड कार प्लस ये क्या है, m1v1 फाइनल मोमेंटम। प्लस नहीं है बाबू, यहाँ पे इक्वल है, ध्यान देना। ये फाइनल मोमेंटम है किस बॉडी की, पहली बॉडी की। और ये क्या है, ये फाइनल मोमेंटम है किस बॉडी की, दूसरी बॉडी की। ये समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि पहली बॉडी की इनिशियल मोमेंटम और दूसरी बॉडी की इनिशियल मोमेंटम अगर दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, पहली बॉडी की फाइनल मोमेंटम और दूसरी बॉडी की फाइनल मोमेंटम। इससे समझ में क्या आता है, इनिशियल मतलब क्या, टकराने के पहले का स्टोरी। टकराने के पहले जो हुआ होगा वो सब इनिशियल है और टकराने के बाद जो हुआ वो सब फाइनल है। तो टकराने के पहले इसकी मोमेंटम और इसकी मोमेंटम को अगर जोड़ दे तो हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिखा जा सकता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन लिखा जा सकता है, बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, इसको ऐसे सेपरेट कर दो, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मतलब कि जो भी टोटल मोमेंटम होगी टकराने के पहले वो किसके बराबर होगी, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कहने का मतलब दो गाड़ियाँ ऐसे आ रही थी, दो ऐसे गाड़ियाँ आ रही थी, मैं मार्कर लेके ही समझा देता हूँ आपको। ऐसे मान के चलो, ये दो गाड़ियाँ ऐसे आ रही थी, ये कुछ मोमेंटम में थी, ये कुछ मोमेंटम में थी, टकराने के बाद अब इसकी कुछ मोमेंटम होगी, इसकी कुछ मोमेंटम होगी। अब दोनों को जोड़ देंगे ना तो पहले जितनी मोमेंटम थी दोनों की वो सब बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इससे एक और स्टेटमेंट क्या आ जाता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम में, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, समझने की कोशिश करना, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट फोर्स रिमेन्स कंजर्व्ड। क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स या मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड मतलब क्या समझते हो, समझ में नहीं आया सर, ये आइसोलेटेड सिस्टम तो एक समझ में नहीं आया, दूसरा कंजर्व्ड क्या होता है समझ में नहीं आया। समझो आइसोलेटेड सिस्टम क्यों बोला जा रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम इसलिए कि जब गाड़ी टकरा रही होगी ना तो उसमें किसी और फोर्स की बात नहीं करेंगे, उसमें बस हम टकराने की बात करेंगे। ये नहीं कि सर नीचे से फ्रिक्शन लग रहा था सर टायर के पास तो ऊपर से हवा मार रही थी सर, धक्का ड्रैग फोर्स लग रहा था, नहीं सर कोई और दूसरा बंदा आ गया था जो गाड़ी को धकेल रहा था। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाहरी फोर्स जितने भी एक्सटर्नल फोर्स सबको हटा के हम देख रहे हैं, इसलिए हम कहा जा रहा है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको बाहरी फोर्स से कोई लेना देना न हो, बस टकराने की बात हो रही है। कंजर्व क्यों लिखा गया है, क्योंकि जीरो हो जाता है। अगर आप ये जो इक्वेशन आया है इस सारे इक्वेशन को इधर फेंकोगे तो इक्वल जीरो हो जाएगा। जैसे कि F1 इक्वल -F2 था और F1 -F2 को इधर लाए, F1 प्लस F2 जीरो हो गया था। तो नेट फोर्स कंजर्व कहने का मतलब जीरो हो जाती है। नेट मोमेंटम कंजर्व कहने का मतलब टकराने के पहले का मोमेंटम, टकराने के बाद का मोमेंटम जोड़ दोगे सब तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक तुम्हारी पॉजिटिव में है, एक तुम्हारी नेगेटिव में। समझ में आ गया होगा आई गेस वीडियो। यही था डिराइवेशन। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए अच्छे तरीके से, और इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो और देख सकते हैं, कोई शर्म वाली बात है नहीं।
और भी वीडियोज़ आते रहेंगी फिजिक्स की, आराम से देखना। और आगे भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ ऐड होती रहेंगी। इसी चैप्टर से मैं न्यूमेरिकल्स को कैसे टारगेट करना है ये भी आपको सिखाऊंगा। इस चैप्टर से आपकी पहले चैप्टर की भी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सभी अपलोडेड हैं, जाके उसे देखो। मैथ्स की भी वीडियोज़ अगर कुछ अपलोडेड हैं तो वहाँ जाके देखो। जैसा समय मिलेगा वैसी और वीडियोज़ मैथ्स के भी बनते जाएंगे। तो यही था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो आज के लिए धन्यवाद।